हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिसमें हम कूलाम के नियम का वेक्टर रूप देखेंगे। और इससे पहले मैंने आपको कूलाम के नियम को समझाया था, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। वो वाली क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कूलाम के वेक्टर रूप को समझाया था पूरा डिटेल में। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पीछे के वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम वेक्टर फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कूलाम का नियम होता है, दो आवेशों के बीच लगता है, और वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। और बल कैसी राशि होती है? बल एक सदिश राशि होती है। तो अगर सदिश राशि है तो उसका वेक्टर रूप भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो देखिए डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आवेश मैंने लिया Q1, और यहाँ पर एक आवेश लिया मैंने Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है मेरी R। Q1 से अगर दूरी इधर की तरफ ली जाए तो 1 2, यानी कि पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी, और 2 से यहाँ तक की दूरी ली जाए तो उसको हम लिखेंगे R21, यानी कि 2 से A की तरफ की दूरी। तो देखिए ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। क्योंकि हमें पता है कि दो जो समान आवेश होते हैं, चाहे धनात्मक धनात्मक में हो चाहे ऋणात्मक ऋणात्मक, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो Q1 आवेश Q2 आवेश को प्रतिकर्षण करता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे F21, इसके सफिक्स में होगा 21, और यहाँ पर हम वेक्टर लगा देंगे। और देखो इसको कहेंगे क्या? तो F21 का मतलब है, F21 का वेक्टर आवेश Q2 पर, 2 लगा हुआ है ना पहले, तो आवेश Q2 पर बल Q1 के कारण, Q2 पर जो बल लग रहा है, मतलब प्रतिकर्षण का बल, वो किसने लगाया? Q1 ने। तो हमने लिखा Q2 पर बल Q1 के कारण। तो हमारा ये हो गया F21 का वेक्टर बराबर आवेश Q2 पर बल Q1 के कारण। और हम जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा F21 का वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला मैंने पहले वाले अपने वीडियो में दिया था, और यहाँ पे मैंने कूलाम के नियम को डिटेल में समझाया था। तो देखिए F21 का वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और यहाँ लिखेंगे इसका यूनिट वेक्टर। ये होगा इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर नहीं होगा, यूनिट वेक्टर होगा। देखो बल है 2 से 1, और दूरी है 1 से 2। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम आराम से बना के समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो आवेश मैंने लिए Q1 और Q2। ये जो दोनों आवेश हैं वो प्लस के हैं, तो ये हमारा प्लस का आवेश, ये हमारा प्लस का आवेश। ये प्लस Q1 आवेश Q2 पर इधर बल लगाएगा, तो ये बल हो जाएगा इस साइड में। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? Q2 पर बल Q1 के कारण, तो यहाँ लिखेंगे F21, यानी कि 2 पर बल पहले के कारण। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे हमने वेक्टर लगाया। ऐसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम F12, यानी कि पहले Q1 पर बल हमने पहला Q1 लिखा, फिर 2 के कारण, और फिर यहाँ हमने इसका वेक्टर लगाया। ठीक है ना? और इसके बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई? R। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ Q1 पर बल, तो ये हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे F12। 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब है हमारा कि Q1 पर बल, Q1 आवेश पर बल Q2 के कारण। तो हमें देखो फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे R²। ये सब अदिश राशियां हैं, तो उस पर कोई वेक्टर नहीं लगेगा। और यहाँ पे देखो कैसे लिखा जाएगा, दूरी कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पर है 1 2, यानी कि 1 पे बल 2 के कारण, लेकिन जो दूरी लिखी जाएगी वो दूरी लिखी जाएगी 2 से 1 की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे R21, है ना? और इसका स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन भी हमको देनी है। तो डायरेक्शन यहाँ देंगे R21, और इसको लगाएंगे इसका कैप, यानी कि इसका सदिश वेक्टर।
तो ये हमारा हो गया पहला। ये क्या हमको बताता है, F12 का मतलब पहले पर बल दूसरे के कारण। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखें कि F21 दूसरे पे बल पहले के कारण, तो इसको ऐसे लिखेंगे F21 इसका वेक्टर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ लिखोगे R12 का होल स्क्वायर। इसका देखो डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दिया, 2 1 था, यहाँ 1 2, 1 से 2 की तरफ दूरी, और यहाँ यूनिट वेक्टर 1 2 का इसका कैप, है ना। तो इस तरीके से हम सदिश वेक्टर इसका लिख लेते हैं। सदिश रूप कूलाम के नियम का ये हमारा क्या है, सदिश रूप है। तो इस तरीके से हम सदिश रूप लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लिखने को आता है। और जितने भी आगे की हम जो क्लासेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस सदिश रूप का यानी कि वेक्टर फॉर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको ये वेक्टर फॉर्म लिखना आना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये लिखा है, असमान आवेशों, असमान आवेश जो होते हैं यानी कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो उन दोनों आवेशों का जब हम गुणा करते हैं तो उनका मान 0 से कम आता है। जैसे मान लो कि हमने अगर गुणा किया प्लस का 2 कूलाम, है ना, प्लस का 2 कूलाम, कूलाम को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कूलाम मात्रक नहीं लिखते हैं, तो कूलाम हटा दिया, प्लस का 2, और इसका गुणा मान लो मैंने कर दिया कि माइनस का 1 कूलाम से, तो गुणा करके जो आंसर आता है वो माइनस का 2 आएगा। और -2 कैसा होता है, वो 0 से कम होता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि असमान आवेश यानी कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, जब उनका गुणा करते हैं तो उसका मान 0 से कम आता है। ये जो 0 लगा हुआ है 0 से कम आता है इधर। इसका मतलब ये है कि अगर इसका मान निगेटिव आए यानी कि ऋणात्मक आए, तो इसका ये अर्थ होता है जो कूलम्बियन बल है वो आकर्षण का होता है। दो आवेशों को गुणा करने पर अगर उसका मान 0 से कम आता है, इसका ये अर्थ है कि कूलम्बियन बल हमारा कैसा है, आकर्षण का बल कार्य करता है। और अगर मान लो समान हो, प्लस प्लस का आवेश हो, तो इसका आंसर भी प्लस का आएगा। माइनस माइनस का गुणा हो तो इसका आंसर भी प्लस का ही आएगा। तो हमारा ये जो गुणा करने पर धनात्मक आता है, इसका मतलब प्रतिकर्षण का बल लगेगा उसमें। तो इस तरीके से हम प्रतिकर्षण और आकर्षण देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है सदिश रूप का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। जो कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो देखिए पहला महत्व तो हमारा ये है, R21, R वेक्टर 21 और माइनस R वेक्टर 1 2, यानी कि जो दूरियां होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दूरी 2 से 1 की तरफ ली जाती है, एक 1 से 2। अतः इसका ये अर्थ है कि F21 बल माइनस F12 बल, यानी कि दोनों जो बल होंगे वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो बल है, Q1 ने Q2 पर बल लगाया तो ये बल इधर की तरफ काम कर रहा है राइट साइड में, और Q2 ने Q1 पर बल लगाया तो ये इधर काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों बलों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। और अगर मैं इसमें से, जैसे आपको पता है सदिश राशि में अगर आप माइनस लगा देते हो तो उसकी डायरेक्शन उसी साइड में हो जाती है, मतलब 180 डिग्री रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको, जैसे अगर ये इधर राइट में काम कर रहा है, तो अगर इसमें माइनस लगा दूँ, F21 कर दूँ, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी। तो यानी कि इसी साइड में तो आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर आपको F12 को F21 को अगर 12 के इक्वल टू लिखना है तो इसके सामने क्या करना पड़ेगा, माइनस की वैल्यू, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तब ये दोनों एक ही साइड में हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख भी रखा है कि इसका मतलब यह है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। इसलिए कूलाम्बियन बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो कूलाम का नियम क्या काम करता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है, बेस्ड है, या फिर उसका पालन करता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, कूलाम्बियन बल F12 या F21 पहले पर बल दूसरे के कारण या दूसरे पर बल पहले के कारण अनुदिश कार्य करते हैं।
अर्थात दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसलिए वे केंद्रीय बल या फिर सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। कूलाम्बियन बल क्या कहलाते हैं? इनको केंद्रीय बल कहते हैं, यानी कि दो आवेशों के केंद्रों की तरफ ये कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें कूलाम्बियन को बलों को केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो ये आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए कूलाम्बियन बलों की सीमाएं, यानी कि रेंज ऑफ कूलाम्बियन फोर्सेस, कहाँ तक ये बल काम करते हैं। तो देखिए पहला हमारा ये है कि कूलाम्बियन बल नाभिकीय दूरियों, यानी कि बहुत कम दूरियों 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी दूरियों 10⁻18 मीटर तक कार्य करते हैं। नाभिकीय दूरियों से और बड़ी दूरियों तक कार्य करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा जो फैक्ट है वो ये है कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कूलाम्बियन बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि F का मान क्या होता है? बल का मान, कूलाम्बियन बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह स्टेटमेंट इसी को फॉलो करता है। तो देखिए नेक्स्ट हमारी स्लाइड ये है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ, कि कहाँ तक ये कार्य करते हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं या नहीं है। तो देखिए पहली सीमा हमारी ये है कि विद्युत आवेश स्थिर होने चाहिए। कूलाम्बियन बल तभी कार्य करेगा जब दोनों आवेश कैसे हों? स्थिर हों, इसमें से गति ना कर रहे हों, और गति कर भी रहे हों तो एक समान वेग से गति कर रहे हों, दोनों आवेश गति कर रहे हों, उनके बीच की दूरी परिवर्तित नहीं हो रही हो, तो विद्युत बल काम करेंगे, कूलाम्बियन बल कार्य करेगा। दूसरा देखो, विद्युत आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए, अर्थात आवेशों का विस्तार आवेशों के बीच की दूरी से बहुत छोटा होना चाहिए। कूलाम्बियन बल में जो हम आवेश लेते हैं वो हमारे आवेश कैसे होते हैं? बिंदु आवेश हमारे होने चाहिए, उसी पर ये कार्य करेगा। तीसरा हमारा ये है कि आवेशों के बीच की दूरी नाभिकीय आकार 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर प्रबल नाभिकीय बल विद्युत स्थैतिक बल से अधिक हो जाते हैं। -10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर कौन से बल काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रबल नाभिकीय बल कार्य करते हैं। और इससे बड़ी दूरियों पर हमारे कूलाम्बियन बल कार्य करते हैं। तो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियां नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हमने बताया था पिछले स्लाइड में कि दूरी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 10⁻⁻15 से 10⁻18, है ना, इस तक कार्य करते हैं। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर कूलाम्बियन बल कार्य नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो मिल सके। थैंक यू।